गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इसलिए क्यों माने हार होना, मान लो कि जीत ही होना है। तो लग जाइए निरंतर प्रयास की ओर, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 17 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की है? तो राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में हाल ही में खोजा गया रिसर्चर्स के द्वारा। उस स्पेसीज का नाम क्या है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ पे की गई? तो वेस्टर्न घाट में की गई, जो लगभग 140 वर्षों के बाद ऐसा वृक्ष को देखा गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 140 वर्षों के अंतराल के बाद शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में वागामोन पहाड़ियों के एक गैर संरक्षित क्षेत्र से एक दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा, जिसको स्थानीय रूप में कहा जाता है कट्टुपुवम कुरुनिल्ला के रूप में ये जाना जाता है, इसकी खोज फिर से की गई। तो ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगे कि इस प्रजाति की खोज मूल रूप से आरएच द्वारा 1880 में पिरामिड में की गई थी और बेड्डा डोम में एक अग्रणी वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने दक्षिण भारत में पौधे की खोज की थी। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये पौधे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण भारत में ये पौधे की खोज की गई थी और उसको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि बेड्डा डोम के द्वारा एक अग्रणी वनस्पति शास्त्र थे, इन्हीं के द्वारा पौधे की खोज की गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखने होंगे, कट्टुपुवम कुरुनिल्ला 2 से 5 मीटर ऊंचा एक छोटा पेड़ या बड़ी झाड़ी है। इसकी पत्तियां रुई जैसी बालों से ढकी होती है और इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और पेड़ पर अक्टूबर से जनवरी तक फूल आते हैं और इसके आवास में समुद्र तल से 1200 मीटर तक ऊंचे सदाबहार जंगल, चट्टानी घास के मैदान है। कट्टुपुवम कुरुनिल्ला की पुनः खोज को वन्य जीव सूचना संपर्क विकास सोसाइटी पत्रिका जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा के हालिया अंक में प्रकाशित किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 140 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में वागामोन पहाड़ियों पर एक गैर संरक्षित क्षेत्र से एक दुर्लभ लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। उस वृक्ष प्रजाति का नाम क्या है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा, जिसका स्थानीय रूप से ये जाना जाता है कि उसका नाम है कट्टुपुवम कुरुनिल्ला, इसका स्थानीय नाम है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में ईदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय की नई विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ईदा शीशा नोंगरांग को नियुक्त किया गया एज द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय स्टेट। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मेघालय ने ईदा शीशा नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त करके इतिहास को रच दिया है और 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अधिकारी नोंगरांग लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगे, जो 19 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि मेघालय के ने इदा सीसा नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाकर इतिहास को रच दिया और ये किनका जगह लेने वाली हैं? तो लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगे, जो 19 मई 2024 को रिटायर होंगे। मेघालय में 3 मातृवंशीय जातीय समुदाय में से एक खासी समुदाय में आने वाली नोंगरांग की नियुक्ति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखती है और खासी, गारो और जैंतिया के साथ मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन भी करती है, जहां वंश और विरासत का पता मां के वंश के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे, लेकिन डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से ये याद रखनी होगी कि मेघालय ने एक इतिहास को रच दिया। यहाँ पर पहली बार किसी महिला को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया। उनका नाम क्या है? तो ईदा शीशा नोंगरांग जी एक आईपीएस ऑफिसर है। इन्हीं को हाल ही में पहली विमेन डीजीपी बनाया गया मेघालय स्टेट का। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार से रिलेटेड रखते थे फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ ये सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी जी का हाल ही में निधन हो गया। तो जानते हैं उनकी वजह।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और वह कैंसर से जूझ रहे थे। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि कैंसर से इनकी मौत हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और साथ ही साथ ये वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो उनका नाम है सुशील कुमार मोदी जी का हाल ही में निधन हो गया कैंसर की वजह से। बिहार में भाजपा के उत्थान और सफलता में सुशील कुमार मोदी का अमूल्य योगदान है और जबकि आपातकाल का पुरजोर विरोध कर उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई थी। सुशील कुमार मोदी ने एक प्रशासक के रूप में बहुत सराहनीय काम भी किया और जीएसटी पारित करने में उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि सुशील कुमार मोदी जी का हाल ही में निधन हो गया कैंसर की वजह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड का साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जो साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने उनके मसूरी स्थित घर पर दिया। 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में जन्मे श्री बॉन्ड 50 वर्षों से अधिक समय से लेखन की दुनिया में सक्रिय है और उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी लिखा है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाले रस्किन बॉन्ड जी बने हैं, जो साहित्य और संगठन द्वारा दिए जाने वाले ये सर्वोच्च सम्मान है। और उनके खराब स्वास्थ्य के कारण यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने उनकी मसूरी स्थित घर पर दिया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि उनके उल्लेखनीय कार्यों में वैंगराट्स इन द वैली, वंस ओपन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, लियोपार्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल, ये सारी उनकी किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। साथ ही साथ 1978 की हिंदी फिल्म जुनून रस्किन के ऐतिहासिक उपन्यास अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स 1897 का भारतीय विद्रोह पर आधारित एक मूवी भी बनाई गई है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से रस्किन बॉन्ड जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और इनको हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत ने पहली बार भारत पर्व कहाँ आयोजित किया? तो राइट आंसर होगा कैंस। कैंस में हाल ही में इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया भारत पर्व, वो भी पहली बार। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 70वां कांस फिल्म फेस्टिवल 14 मई 2024 को फ्रांस के कांस में शुरू हो गया। भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ये कांस फिल्म फेस्टिवल्स का कौन सा एडिशन चल रहा है? तो 77th एडिशन। वो भी कब स्टार्ट हुआ? तो 14 मई 2024 को। कहाँ पे? तो फ्रांस के कांस में ही शुरू किया गया और इस दौरान हमारे भारत के तरफ से कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करने वाली है। साथ ही साथ मंडप का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा उद्योग भागीदारी के रूप में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा। इंडिया पेवेलियन को नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है और इस वर्ष की थीम क्रिएट इन इंडिया के प्रतिबिंब करने के लिए इसे 10 सूत्रधार नाम दिया गया। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत पर्व पर 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। इस साल का IFFI 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। वो भी कब? तो 20 से 28 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, जिसमें पंचतंत्र भी है, रामचरितमानस भी है और सहृदय लोक लोकन भी इसमें शामिल है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। यूनेस्को के द्वारा पहली बार
इन तीनों को ऐड किया गया जिनका नाम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। यूनेस्को के द्वारा ये तीनों चीज को ऐड किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। रामचरितमानस, पंचतंत्र और शहरी सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने मंगोलिया के उलान बटार में एशिया और प्रशांत MOWCAF की स्मृति की 10वीं बैठक के दौरान उन्हें शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हो कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्स में रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन का ऐड किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। यह पहली बार है कि IGNCA ने 2008 में अपनी स्थापना के बाद से क्षेत्रीय रजिस्टर के लिए नामांकन जमा किया है और यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्थापना साल 1992 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति की स्थापना 1998 में हुई थी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। साथ ही साथ रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी और सहृदय लोक की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने की। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखकर चलने होंगे कि किसकी रचना किसके द्वारा की। सारे मैंने कवर्स किए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेली करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा नासा। नासा के द्वारा पहली बार ये अनाउंसमेंट किया गया है कि उन्होंने फर्स्ट रेलवे सिस्टम्स जिसका नाम दिया गया फ्लोट, वो भी कहां पे बनाएंगे? तो मून पे। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, तो इमेज पर इस तरीके से एक रेलवे सिस्टम्स बनाया जाएगा और इसका नाम दिया गया फ्लोट। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि नासा के द्वारा हाल ही में डिजाइन किया जाएगा फर्स्ट रेलवे सिस्टम जिसका नाम दिया गया फ्लोट, वो भी मून पे। तो यहाँ पे आपको इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा योजना का अनावरण किया है जिसे फ्लोट नाम दिया गया है। फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन ट्रैक के रूप में जाना जाता है जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया। कैलिफोर्निया ने नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के इंजीनियरिंग द्वारा विकसित फ्लोट हाई स्पीड रेल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय उत्तोलन तकनीक के समान उपयोग करता है और इस प्रणाली में सपाट चुंबकीय पैनल या रोबोट होते हैं जो बिना हिले डुले भागों के ट्रैक पर उतरते हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से संचालित ये रोबोट चंद्रमा की सतह पर पेलोड की कुशलता पूर्वक और विश्वसनीय रूप से ले जा सकते हैं। इसी के साथ फ्लोट नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है जिसका उद्देश्य है कि 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है और नासा आर्टेमिस मिशन के माध्यम से 2026 तक मनुष्य को फिर से चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से नासा ने डेवलप करने वाली है फ्लोट सिस्टम्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ईरान ने हाल ही में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया के साथ हाल ही में साइन किया गया ईरान का एक छाबर पोर्ट जिसको हम लोग छाबर पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और बंदरगाहों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने और ईरान की समुद्री संगठन का भी इन्होंने हिस्सेदारी लिया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत और ईरान के मध्य 13 मई 2024 को चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर पूरी तरीके से कंट्रोल हमारे भारत का होने वाला है, जिसमें IPGL इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी, जबकि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $250 मिलियन के बराबर क्रेडिट विंडो की पेशकश की गई है। साथ ही साथ चाबहार के दो मुख्य बंदरगाह है शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। यह समझौता 2016 में एक प्रारंभिक समझौते की जगह लेता है जो वार्षिक आधार पर नवीनीकृत होता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह को 2003 में नई दिल्ली द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि इस समझौते में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और
अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और यह ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और होर्मुज जलद मरुमध्य के माध्यम से वैकल्पिक परागमन मार्गों का पता लगाने के लिए भारत के लिए आर्थिक अवसरों का एक नया द्वार भी खुलता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से इंडिया और ईरान के मध्य चाबार पोर्ट को एक साथ लाया गया और उस पर समझौता किया गया और साथ ही साथ ये 10 साल का एग्रीमेंट हमारे भारत को मिला है। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 15 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहां आयोजित की? तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिया गया हनुमान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किए हैं? तो महिंद्रा और महिंद्रा के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा केरला ने। क्वेश्चन नंबर 5, हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहली पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, तीसवीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड कामी रीता सिरपा ने बनाया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज काउज्ड बाई वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए मम्प्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस या ऑप्शन डी डायसेंट्री। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।